हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर से हम एक नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जो है फोटो केमिस्ट्री यूनिट सेकंड या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री, जिसमें हम फर्स्टली बात करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स या फिर आप बोल सकते हैं ऑलेफिन्स। ओके, अब देखो मैं आपको यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ, यूनिट सेकंड फोटो केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बोला था यूनिट सेकंड फोटो केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या फिर आप बोल सकते हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम जितना भी हमारे रिएक्शन वाला पोर्शन है कवर करेंगे। ओके, तो आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के फर्स्ट लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है फोटो सेंसिटाइजेशन। ओके, अब देखिए ना, फोटो सेंसिटाइजेशन के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, वो ये कि देखिए फोटो सेंसिटाइजेशन का जो ये टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में मे बी दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। जैसे मतलब अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां आपको फोटो सेंसिटाइजेशन का टॉपिक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ दिया जाता है, इसलिए प्लीज एक बार अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक क्या है बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये क्या है, बेसिस है। मतलब अगर आप फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स पढ़ेंगे और चाहे आप इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी कि उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो फोटो सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा। फोटो सेंसिटाइजेशन में जो रिएक्शन के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वही स्टेप्स हमको वहां भी आगे डिस्कस करने होते हैं, इसलिए मैंने जो पहला लेक्चर है ये हमारे फोटो सेंसिटाइजेशन पर रखा हुआ है। तो इसलिए क्या है, ये जो टॉपिक है ये आपके कॉलेजेस में भी पढ़ाए जाते हैं, मे बी आपके सिलेबस में हो या ना हो, बट ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो ना, फोटो सेंसिटाइजेशन बहुत बेसिक टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, आपको भी बहुत क्लियरली आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फोटो सेंसिटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो ना, फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये एक टाइप की प्रोसेस है या फिर आप बोल सकते हैं, हाँ ये एक टाइप की, सिंपली ऐसा बोलो कि फोटो सेंसिटाइजेशन क्या है, एक टाइप की प्रोसेस है। ओके, अब ये कैसी प्रोसेस है, तो देखो ना, फोटो सेंसिटाइजेशन के अंदर होता क्या है ना, आपको सपोज मैं बोलूं कि आप एक फोटो केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और उस फोटो केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे आपके पास दो मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल, अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, नीचे हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे। तो अभी जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास सपोज एक फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, सपोज यहाँ HNU भी लिख दिया, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हो रही है जिसमें हमारे रिएक्टेंट साइड दो मॉलिक्यूल है। ओके, एक मॉलिक्यूल है X, एक मॉलिक्यूल है Y। ओके, अब फोटो सेंसिटाइजेशन क्या बोलता है कि सपोज मैं बोलूं कि ये जो मेरा X मॉलिक्यूल है ना, ये एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल है। अब देखो मैंने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, T1 क्या है, S1 क्या है, S0 क्या है, S2 क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, जो हमने यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री पढ़ी थी वहां मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी जस्ट मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि सपोज ये जो रिएक्टेंट साइड जो मेरे दो मॉलिक्यूल है, इनमें से एक मॉलिक्यूल जो मेरा एक्स मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है, मे बी S1 स्टेट हो सकती है, मे बी T1 स्टेट हो सकती है, मे बी S2 हो सकती है, मे बी T2 हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपका एक्स है ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसमें भी ये S1 स्टेट में प्रेजेंट हो या T2 T1 में हो, मे बी T2 में भी हो सकता है, मे बी S2 में भी हो सकता है। तो आप कोई भी लिख लीजिए, सपोज मैं इन सबको हटा के सिर्फ इतना लिख देती हूँ कि मे बी ये S1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्स मॉलिक्यूल है ये S1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, अब इसके साथ जो मेरा दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये Y। ओके, अब ये Y जो मॉलिक्यूल है ये मेरा एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, ये S0 स्टेट में प्रेजेंट है। तो S0 स्टेट क्या होती है, S0 स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट। तो देखो मैंने आपको वहां भी बताया था, जब मैंने आपको ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जब भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोलते हैं तो यहाँ पे आप ग्राउंड स्टेट, इसके नीचे आप ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके नीचे आप सिंबल का यूज करते हैं। अगर आपने एक्स के नीचे S1 लिखा है तो मैं समझ जाऊंगी कि एक्स के नीचे S1 मतलब ये जो मेरा एक्स मॉलिक्यूल है ये किसी एक्साइटेड स्टेट से बिलोंग कर रहा है। और कौन सी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो भी कैसी, सिंगलेट वाली। इतनी चीज क्लियर है। तो होप आपने वो एक्साइटेड स्टेट वाला और सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट वाला लेक्चर देखा होगा, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो देखो यहाँ पे आप क्या है, मैं आपको सिंपल वे में ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि इस रिएक्शन में मेरे पास जो ये दो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड, इन मॉलिक्यूल में मेरा जो एक्स है ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। तो मैंने इसके नीचे एक्साइटेड स्टेट ना लिख के हम क्या करते हैं, टर्म का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंबल क्या लगाया,
S1। और मुझे पता है S1 क्या होती है, एक टाइप की एक्साइटेड स्टेट होती है। और कैसी एक्साइटेड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, वो भी कौन सी, जो कि सिंगलेट टाइप की हो। ओके, तो ये चीज समझ में आई। और दूसरी चीज मैंने बोला कि मेरा जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड, ये मेरा क्या है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। और आपको पता है ग्राउंड स्टेट एक ही होती है, कौन सी होती है, S0 होती है। और क्यों होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जस्ट इतना सुनिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें से एक हमारा एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, एक ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, अब एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है का मतलब तो समझ में आ रहा ना। एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है मतलब इस एक्स मॉलिक्यूल के पास हायर एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इट मींस इसके पास लोअर एनर्जी है। ओके, अब फोटोसेंसिटाइजेशन क्या बोलता है, फोटोसेंसिटाइजेशन बोलता है कि ये एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हायर एनर्जी का है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी का है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, आपस में कोलाइड करते हैं। और इन दोनों के आपस में कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि ये जो एक्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके पास हायर एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देता है, एक मिनट रुकेगा, ये अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देता है, वाई को। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो एक्स की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हमने क्या बोला, ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। वाई की एनर्जी जो कम है, इट मींस ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन क्या बोलता है, फोटोसेंसिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। आपस में कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, वाई के पास तो कुछ नहीं है, वाई तो लोअर एनर्जी का है, तो वाई के पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक्स के पास तो देने के लिए, अगर ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो वाई के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वाई लोअर एनर्जी का है, एनर्जी की वैल्यू कम है। लेकिन एक्स क्या है, हायर एनर्जी का है, एक्स के पास एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे इनके बीच में कोलिजन होगा, ये एक्स जो है वो अपनी एनर्जी को डोनेट कर देगा किसको, वाई को। और आपको क्या मिलेगा आफ्टर रिएक्शन, अगर आप देखेंगे अपने इन दोनों को एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको मिलेगा ये जो आपका x है, जो पहले एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट था, वो किस में शिफ्ट हो गया, ग्राउंड स्टेट। तो देखो मैंने x के नीचे S1 लिखने के बजाय क्या लिख दिया, S0। क्यों, क्योंकि x ने क्या है, अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर दिया, ये हायर एनर्जी का था, इसने अपनी एनर्जी को y को ट्रांसफर कर दिया। और y जो पहले आपका ग्राउंड स्टेट में था, यानी कि S0 स्टेट में था, अब वो कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यहाँ एक्साइटेड स्टेट हम पर्टिकुलरली ले रहे हैं, तो मैंने बोला ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, S1 एक्साइटेड स्टेट में चले गया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। कितना आसान था। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, अब सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो फोटोसेंसिटाइजेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें जो आपका देखो इस मॉलिक्यूल को, ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट में है, इसको हम जनरली डोनर मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी को डोनेट किया, इसने एनर्जी को एक्सेप्ट किया। तो होता क्या है, फोटोसेंसिटाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है। डोनर मींस वो मॉलिक्यूल जिसके पास हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी मतलब वो एक एक्साइटेड स्टेट से बिलोंग कर रहा है। एक्सेप्टर मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी की वैल्यू कम है, यानी कि वो S0 स्टेट से बिलोंग कर रहा है। S0 मतलब ग्राउंड स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन की वजह से जो हायर एनर्जी वाला है, यानी कि जिसके पास जो डोनर मॉलिक्यूल है, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल के पास, जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। और एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से आफ्टर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कि डोनर जो आपका हायर एनर्जी का था, वो लोअर एनर्जी में चले जाता है, जो लोअर एनर्जी का था वो हायर एनर्जी में चले जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन। आसान था। तो यहाँ पे सुनिए, ये बोल रहा है द मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड स्टेट, जो आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में, कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, इस ट्रांसफर इट्स एक्सेस ऑफ एनर्जी एट वंस ऑफ द मॉलिक्यूल। और ऐसा नहीं कि वो बारी मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, एक ही बारी में आपका डोनर मॉलिक्यूल अपनी पूरी एनर्जी को किसको दे देता है, आपके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। किसकी वजह से, इन दोनों का आपस में कोलिजन होने की वजह से। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो फोटोसेंसिटाइजेशन कराने के लिए कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या, एक सिंपल सी कंडीशन है, वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
वो कंडीशन आपको क्या लिखी है, ये बोल रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। देखो ये जो प्रोसेस है इसे आप एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन मतलब ये जो स्टेप आपने यहाँ पर को किया है, इसमें आपने क्या किया, बस एनर्जी का ही तो ट्रांसफर किया, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक्स आपसे रिएक्शन से पहले भी आपके पास एक्स ही था, रिएक्शन के बाद भी आपके पास एक्स ही है, रिएक्शन से पहले भी आपके पास वाई था, रिएक्शन के बाद भी वाई है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स वाई कंबाइन करके जेड बना लिया, ऐसा तो नहीं है। कोई भी चेंज, कोई भी कंपाउंड आपका चेंज नहीं हुआ, केमिकली चेंज नहीं हुआ, बट सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे चेंज हुआ। तो यहाँ पर को क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। ओके, तो इसे हम एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, यानी कि डोनर मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस के लिए सबसे असेंशियल, सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ये द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो डोनर मॉलिक्यूल है, ये जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है, जो ये एक्स है, ये क्या करे, मतलब इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर करा रहा है तो इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। द डोनर मॉलिक्यूल मस्ट हैव द एनर्जी एटलीस्ट 5 kcal per mole which is greater than the energy required for the expected and required to expect a accepted molecule from the ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जैसे आप ये समझिए कि देखो, जैसे मैंने बोला ये मेरा क्या है, डोनर मॉलिक्यूल है, इसके पास एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसे मैंने S1 स्टेट में रखा है। तो आप जस्ट इतना सुनिएगा कि देखो ये जैसे है मेरा, ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स यहाँ पर को ड्रॉ किए, ठीक है, ये मेरे हुए इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, एक मिनट रुकिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्साइटेड लेवल है, तो इसे मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल एक्स बैठा है, यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल वाई बैठा है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस एक्स ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया इस वाई को। अगर इस वाई को इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया तो इस वाई की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये वाई जो है वो S1 S0 स्टेट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, S1 स्टेट में। ओके, और अगर इस एक्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है, दी है, तो अब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और ये एक्स कहाँ चला जाएगा, S1 स्टेट से S0 स्टेट में। लेकिन ये बोल रहा है ये जो ट्रांसफर है ये तब ही पॉसिबल होगा जब ये जो y है ना, इसको क्या है, इसने अगर इसको एनर्जी मिल रही है तो ये ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। तो देखो, अगर ये जो ग्राउंड लेवल है यानी कि S1 लेवल है, और ये जो एक्साइटेड लेवल है ग्राउंड लेवल यानी कि S0 लेवल है, और एक्साइटेड लेवल यानी कि S1 लेवल है, अगर यहाँ पर को ट्रांजिशन कराने के लिए एनर्जी की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन कराने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, ये अगर आपकी डेल्टा है, यानी कि अगर आपको y का ट्रांजिशन कराना है ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे, तो सपोज यहाँ पर को एनर्जी की वैल्यू आपको डेल्टा चाहिए, तो x के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, x के पास, पहली बात तो x के पास डेल्टा अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। अगर x ने इसी डेल्टा अमाउंट की एनर्जी y को ट्रांसफर की, तो तभी आपका y क्या है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि y को ग्राउंड लेवल, ये आपका y का ग्राउंड लेवल है, ये y का एक्साइटेड लेवल है, तो y के लिए ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल के बीच का डिफरेंस डेल्टा है। तो जब तक y को डेल्टा अमाउंट की एनर्जी नहीं मिलेगी, y के पास डेल्टा अमाउंट की एनर्जी नहीं आएगी, तो y आपके ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ये तो बेसिक बात है। लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन में ये कंडीशन होती है कि अगर y को ट्रांजिशन शो कराने के लिए, यानी कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे या फिर S0 लेवल से S1 लेवल में जाने के लिए डेल्टा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो ये जो डोनर मॉलिक्यूल है जो आपको एनर्जी दे रहा है, डेल्टा अमाउंट की एनर्जी दे रहा है, इसके पास क्या है, डेल्टा से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि अगर इसने डेल्टा अमाउंट की एनर्जी देनी है तो इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास, ये x के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, x के पास एनर्जी होनी चाहिए डेल्टा प्लस 5 kcal पर मोल। इतनी चीज समझ में आई, इतना आप क्लियर हुआ मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको यही चीज बोलना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि सपोज आपके पास ये एक्स वाई था, एक्स इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में था, वाई इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन हुआ क्या, एक्स ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया वाई को, और वाई ने क्या किया, ट्रांजिशन दिखाया S1 स्टेट में, यानी कि वाई का क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। मैं वही चीज है ना, देखो x था y था, x आपका एक्साइटेड स्टेट में था, y आपका ग्राउंड स्टेट में था, तो x ने क्या किया, कुछ अमाउंट की एनर्जी y को दी, तो y को अमाउंट एनर्जी देने की वजह से y का क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ S0 से S1 स्टेट में। ओके, और x का क्या हुआ, x आपका नीचे स्टेट में चला गया, यानी कि S0 स्टेट में। तो अब क्या बोल रहा है, सपोज ये y का ट्रांजिशन कराने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, ये है आपकी, सपोज बोल रहा है 60 kcal पर मोल। ओके, तो अगर इस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो ऊपर मैं बोलती डेल्टा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो इसने डेल्टा की वैल्यू लिखी है कि सपोज इस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए
वो 60 KCl पर मोल चाहिए, तो x के पास जो एनर्जी होनी चाहिए, जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी होगी, तो इसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 65 KCl पर मोल या फिर 65 KCl से थोड़ी सी ज्यादा। यानी कि समझ में आ रहा है ना, 60 की इसकी रिक्वायरमेंट है, तो x के पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू 60 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि x के पास भी तो कुछ अमाउंट की एनर्जी रहेगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका x है, जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या है, ट्रांजिशन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे एटलीस्ट 5 KCl मोर ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। 5 KCl मोल की से थोड़ी सी मतलब ट्रांजिशन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे 5 KCl पर मोल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी चीज समझ में आए, हुआ ना इतना क्लियर। तो वही चीज बोल रहा है कि सपोज आपके वाई को ट्रांजिशन कराने के लिए डेल्टा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। अब एक्स की एनर्जी कब यूज होगी, एक्स कब एनर्जी दे पाएगा, कब यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन करा पाएगा, जब एक्स के पास डेल्टा अमाउंट की एनर्जी हो, तब नहीं, जब आपके एक्स के पास जो एनर्जी है वो डेल्टा से थोड़ी सी ज्यादा हो। कितनी ज्यादा हो, एटलीस्ट 5 KCl पर मोल ज्यादा हो, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, बट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 5 KCl पर मोल ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि x ने क्या है, यहाँ से डेल्टा अमाउंट की एनर्जी देके y को तो एक्साइट कर दिया, बट x के पास अब कितनी एनर्जी बची, 5 KCl पर मोल एनर्जी तो रही। यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा है कि फोटोसेंसिटाइजेशन तब आपका पॉसिबल होगा जब आपका जो डोनर मॉलिक्यूल है इसके पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे एटलीस्ट 5 KCl मोल एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो, तब जाके आपका यहाँ पर को फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड हो सकता है। इतनी चीज क्लियर है। तो अब समझ में आया फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजेशन कब प्रोसीड होगा। ओके, अब मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल मैकेनिज्म से शो कराती हूँ फोटोसेंसिटाइजेशन कैसे होगा। आप जस्ट यहाँ पर कोई एग्जांपल देखो, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एनर्जी ट्रांसफर द टेक्स प्लेस ऑन अ कोलिजन बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट डोनर एंड द ग्राउंड स्टेट एक्सेप्टर। यानी कि वही चीज है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट एनर्जी का ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है, कोलिजन। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड कराएंगे तब होगा। जब आपने कोलिजन कराया एक्स और वाई का, तो हुआ क्या, वाई के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, वाई तो लोअर एनर्जी का है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, बट एक्स के पास देने के लिए है। जैसे ये मिलेंगे, एक्स क्या देगा, एनर्जी को देगा, किसको देगा, वाई को देगा, यानी कि एक्सेप्टर को देगा कौन, डोनर। इतनी चीज क्लियर है। तो एग्जाम्पल पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे, तो देखो एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसा लिया है। ये देखो, एक और चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसके बाद आप जितने भी टॉपिक्स इसके बाद पढ़ते हैं वहां पर को, और देखो पहले ये चीज बता दो कि ये जो फोटोसेंसिटाइजेशन हो रहा है ना, इस फोटोसेंसिटाइजेशन में जो मॉलिक्यूल फोटोसेंसिटाइजेशन करा रहा है, फोटोसेंसिटाइजेशन मतलब एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, तो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस कौन करा रहा है, एक्सेप्टर करा रहा है, डोनर करा रहा है, ट्रांसफर कौन कर रहा है, डोनर कर रहा है। यानी कि ये जो एक्स मॉलिक्यूल है, ये जो डोनर मॉलिक्यूल है, इसे आप बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर। ओके, तो फोटोसेंसिटाइजेशन तो प्रोसेस हो गई। फोटोसेंसिटाइजर क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर करा रहा है, जो मॉलिक्यूल फोटोसेंसिटाइजेशन करा रहा है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर। तो यहाँ पर को एक्स जैसे यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर हुआ। ओके, तो अब देखो, अब हम जितनी भी आगे को बात करेंगे, जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा केसेस में हम लोग क्या है, ब्यूटाडाइन को हम लोग क्या एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही लेते हैं, और बहुत बार हमको फोटोसेंसिटाइजर का भी यूज करना होगा जब हम आगे को बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे इस फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम जो फोटोसेंसिटाइजर बार बार यूज करेंगे वो होगा आपका ये PH2CO। PH2CO मतलब आपका हो जाएगा, ये देखो PH2CO मतलब आपका बेंजोफिनॉन, ये हो गया आपका PH2CO, यानी कि बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन क्या है, एक टाइप का फोटोसेंसिटाइजर होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसेंसिटाइजेशन कराने में। ओके, तो अब आप जितनी भी आगे को बात करते हैं, यहाँ वहां पर को आप फोटोसेंसिटाइजर के फॉर्म में इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, यानी कि PH2CO यानी कि बेंजोफिनॉन को ही यूज करता है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये बोल रहा है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है ब्यूटाडाइन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूटाडाइन का, और ये बोल रहा है कि ब्यूटाडाइन को अगर आप देखेंगे तो ब्यूटाडाइन के पास क्या होता है, लो ट्रिपलेट स्टेट एनर्जी होती है, यानी कि इसकी ट्रिपलेट स्टेट एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ब्यूटाडाइन है वो एक अच्छे ट्रिपलेट एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा ब्यूटाडाइन है ये यहाँ पर को क्या है, एज अ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है वो आपको एनर्जी लेगा ना, एक्सेप्टर क्या एनर्जी को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि यहाँ पे हम ब्यूटाडाइन को ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं। ओके,
अब हमने करना क्या है, हमने हमारे ब्यूटाडाइन को जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में पहुंचा है, इसे हमने ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचाना है, इसका ट्रांजिशन करा के इसे T1 स्टेट में पहुंचाना है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये T1 स्टेट में हम इसे कैसे पहुंचा सकते हैं, एक बार खुद सोचिए कैसे पहुंचा सकते हैं। हम इसको एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने मॉलिक्यूल को, जो हमारे ब्यूटाडाइन है, जो इनिशियली क्या है S0 स्टेट में पहुंचा है, ठीक है S0 स्टेट में है, इसको हमने T1 स्टेट में पहुंचाना है, तो S0 और T1 के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतने अमाउंट की एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो S0 से T1 में पहुंच जाएगा। आसान सी बात है। अब देखो यहाँ पर इसने ना दो केस दे रखे हैं। दो केस क्या ले रखे हैं, देखो जैसे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को S0 से T1 स्टेट में पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है उतनी अमाउंट की एनर्जी देंगे, तो आपका मॉलिक्यूल खुद ब खुद ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने केस क्या ले रखा है, जैसे मतलब केस इसने क्या ले रखा है, ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें डायरेक्ट एनर्जी दे, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसने क्या किया, यहाँ पर कोई भी फोटोसेंसिटाइजर का यूज नहीं किया। आप यहाँ पर को दो तरह से एनर्जी दे सकते हैं। कैसे, एक तो आपने डायरेक्ट एनर्जी दे दी अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, डायरेक्ट एनर्जी की वजह से अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को S0 से S1 लेवल पे पहुंचा दिया, कितनी एनर्जी, जितना इनके बीच में डिफरेंस है। ओके, और दूसरा कैसे दे सकते हैं एनर्जी, आप फोटोसेंसिटाइजर का यूज कर सकते हैं। फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजर का क्या रोल होता है, ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल जो आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसमें ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज एक्स एज अ फोटोसेंसिटाइजर लिया, तो एक्स क्या करेगा, बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा, एक्स क्या कर रहा है, सीधे अपनी एनर्जी को किसको दे दे रहा है, ये मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, और एनर्जी मिलने की वजह से ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम ये दोनों केस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ब्यूटाडाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो पहला केस आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा। पहला केस ये बोल रहा है कि हमने को पहले ये बता रहा है कि हमको करना क्या है, ये बोल रहा है हमने अपने मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन जो पहले ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसे ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचाना है बाय एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो सबसे पहले ये बोल रहा है, पहला केस ये बोल रहा है इफ वी प्रोवाइड एनर्जी अबव देन 250 nm। ओके, तो सपोज ये बोल रहा है कि हमने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये ब्यूटाडाइन है, ये यहाँ पर एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल है, S0 स्टेट में प्रेजेंट है, इसे T1 स्टेट में पहुंचाना है। तो हमने क्या किया, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या किया, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, पहले केस में हमने क्या किया, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड की। कितनी एनर्जी हमने दी है, अबव देन 250 nm, 250 या फिर 250 nm से ज्यादा अमाउंट की एनर्जी हमने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी है, और हम चाहते हैं कि एनर्जी मिलने के बाद हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट हो जाए। ओके, तो आपने जैसे अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 250 से ज्यादा अमाउंट की एनर्जी दी, तो आपको देखने को क्या मिला कि यहाँ पर कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुई, जबकि आपने तो फोटोन्स दिए ना, आपने 250 nm की अमाउंट की एनर्जी दी, यानी कि फोटोन्स दिए, तो फोटोन्स दिए तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इस स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें कोई ना कोई रिएक्शन होनी चाहिए। बट बोल रहा है कि यहाँ पर को आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर ही नहीं करी, कुछ भी फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर को ऑब्जर्व नहीं होगी। ओके, अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि अब हम दूसरा केस लगा के देखते हैं। दूसरा केस ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउएवर, अब हमने क्या किया, हमने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि जो ब्यूटाडाइन है, जो आपका इनिशियली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इसको किसके साथ मिक्स किया, हमारे फोटोसेंसिटाइजर के साथ, जो कि मैंने क्या बोला था, हम किसका यूज करेंगे बार बार, बेंजोफिनॉन यानी कि PH2CO का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि हमने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और हमारे फोटोसेंसिटाइजर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या किया, उसे इरेडिएट किया। जो ये हमारा सिस्टम बना इन दोनों को मिक्स करने का, देखो ये है, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो इनिशियली क्या है, ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट है, ये एक्सेप्टर है, और ग्राउंड लेवल पे यानी कि S0 स्टेट में प्रेजेंट है। ये हमारा बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन यानी कि ये हमारा डोनर मॉलिक्यूल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं ये फोटोसेंसिटाइजर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रिपलेट स्टेट में प्रेजेंट होगा, T1 स्टेट में प्रेजेंट होगा, या फिर हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होगा। इन दोनों को हमने मिक्स किया, उसके बाद हमने इस सिस्टम को इरेडिएट किया, तो हमको क्या देखने को मिला कि अब हमारे यहाँ पर को फोटोकेमिकल रिएक्शन हमको ऑब्जर्व हो रही है, यानी कि इन दोनों को मिक्स होने के बाद हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन हमको ऑब्जर्व हुआ। तो ये जो यहाँ पर को प्रोसेस हुई, इसी को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर। यहाँ पर को क्या हुआ, डायरेक्ट इरेडिएशन की वजह से आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुई। किसकी वजह से हुई, आपके फोटोसेंसिटाइजर की हेल्प से, यानी कि फोटोसेंसिटाइजर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पर को फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई। अब कैसे किया है, क्या किया है, वो हमको मैकेनिज्म में देखना है। बट अभी जैसे इतना सोचिए कि यहाँ पर को देखो सारी चीजें तो सेम है, बट हमने क्या दूसरे केस में फोटोसेंसिटाइजर का यूज किया, तो फोटोसेंसिटाइजर की यूज की वजह से, इसी फोटोसेंसिटाइजर की वजह से हमको यहाँ पर को फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। इतनी चीज क्लियर आई।
अब यहाँ पर हुआ क्या, फोटोसेंसिटाइजर ने ऐसा किया क्या कि यहाँ पर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, उसको आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो पहले तो मैंने यहाँ पर एक जनरल मैकेनिज्म लिखी है। जनरल मैकेनिज्म मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये फोटोसेंसिटाइजर का फिनोमिना आपको बार बार आगे यूज करना होगा। तो जनरल मैकेनिज्म में जो ये फॉर्मेट है, आप इसके बाद जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, उन सारी रिएक्शन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बार बार। ओके, तो इसलिए पहले जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद हम लोग की इस जो ये अभी हमने रिएक्शन डिस्कस की, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई तो क्या प्रोडक्ट बना वो भी हम देखेंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, को कौन सी इंक यूज करें, सपोज ये कर लेते हैं। ओके, तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये बोल रहा है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है ना, जो डोनर मॉलिक्यूल है वो इनिशियली क्या होता है, आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। डोनर मतलब जो आपका फोटोसेंसिटाइजर है वो भी आपके क्या होता है, पहले लोअर एनर्जी का होता है, S0 एनर्जी में प्रेजेंट है। तो जो आप रेडिएशन दे रहे हैं उसकी वजह से आपका डोनर मॉलिक्यूल पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि पहले वो S0 से S1 में गया, दूसरे स्टेप में वो S1 से T1 में किया, और यहाँ पर को हमने क्या कराई, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, हम ये यूनिट फर्स्ट फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे जहां हम थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अभी जस्ट इतना सुनिए कि पहले स्टेट में जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है यानी कि फोटोसेंसिटाइजर है, वो भी इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, उसको क्या मिली, hν अमाउंट की एनर्जी मिली, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट के बाद वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से S1 से T1 में क्रॉस हुआ। उसके बाद ये जो आपका DT1 यानी कि डोनर ट्रिपलेट स्टेट में गया, ये डोनर ट्रिपलेट स्टेट फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा आपके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, जो आपके ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था। यानी कि जो आपने ये एनर्जी प्रोवाइड की है ना, ये एनर्जी का यूज आपके मॉलिक्यूल ने, ये जो आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, ये जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इसने यूज नहीं किया, इस एनर्जी का यूज किया आपके फोटोसेंसिटाइजर ने। इस फोटोसेंसिटाइजर ने अपने आप को किस लायक बनाया कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। तो पहले इसने अपने आप को D0 लेवल से S0 मतलब ग्राउंड लेवल से पहले एक्साइटेड स्टेट में बनाया, फिर एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट में बनाया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को हमने ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना है ना, मैंने क्या बोला, S0 से आपने T1 में कन्वर्ट करना है। तो डोनर ने अपने आप को T1 के लायक बनाया। उसके बाद जैसे ये डोनर T1 स्टेट में पहुंचा, यानी कि T1 एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, तब जाके इसने अपनी एनर्जी को किसको दिया, आपके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में। और यहाँ पे जो प्रोसेस हुई इसे आप बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। और फोटोसेंसिटाइजेशन मतलब कि अब आपके डोनर मॉलिक्यूल ने, आपके फोटोसेंसिटाइजर ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, जिसके बाद आप देख सकते हैं आपका डोनर मॉलिक्यूल एज इट इज है। डोनर मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, देखो, और आपका कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। डोनर मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, S0 में, और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, T1 में। कितना आसान था। अब जाके आपका जो ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो हायर एनर्जी का बना है, ये दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल नहीं, मतलब अपने ही एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट देगा जो आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद मिलना चाहिए। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो, अब हमने जो रिएक्शन ऊपर डिस्कस की उसके प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट हमें क्या मिले, देखो, हमने फोटोसेंसिटाइजर का यूज किया PH2CO, यही था हमारा फोटोसेंसिटाइजर, आप देख सकते हैं यही था PH2CO हमारा फोटोसेंसिटाइजर था, यानी कि बेंजोफिनॉन यहाँ पर हमारा फोटोसेंसिटाइजर था। तो सबसे पहले हमने हमारा डोनर मॉलिक्यूल, ये हमारा डोनर मॉलिक्यूल है, इसको एज ए फोटोसेंसिटाइजर लिया जो कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, इसको एनर्जी दी और इसे किसमें कन्वर्ट किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यही होता है ना, S1 से T1 में कन्वर्ट होना, S से T1 कन्वर्ट होना, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया, तो अब ये रिएक्ट करेगा आपके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि ये बन गया आपका फोटोसेंसिटाइजर और ये बन गया आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि इनिशियली ग्राउंड लेवल पे है। तो जैसे इनके बीच में रिएक्शन हुई, यहाँ पर को क्या हुआ, फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस लगा। फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल जो T1 में था कन्वर्ट हुआ S1 में, और जो आपका S0 में, और जो आपका ये S0 स्टेट में था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, T1 में। अब ये बन गया हमारा ट्रिपलेट में, यानी कि ये जो हमारा ब्यूटाडाइन था ना, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, अब ये दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि अपने ही मॉलिक्यूल जो है आपका ब्यूटाडाइन, उसकी ग्राउंड स्टेट वाली फॉर्म से रिएक्ट करेगा
और यहाँ पर कोई जो रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, उसके बाद पर्टिकुलरली ब्यूटाडाइन के केस में आपको ये 4 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको फोटोसेंसिटाइजेशन पे टॉपिक मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे, असाइनमेंट वगैरह कुछ भी मिलता है, तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों रिएक्ट किए, ये दोनों रिएक्ट, देखो ये क्या है आपका, इसको मैं ऐसे दिखती हूँ कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट कैसे बने। देखो 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा एक ब्यूटाडाइन हो गया, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ, दूसरे ब्यूटाडाइन के साथ, ये हमारा दूसरा ब्यूटाडाइन फॉर्म हुआ। ओके, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, ये आपका कौन सी स्टेट में है, ये आपका ट्रिपलेट स्टेट में है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट में है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन करने के बाद आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कैसे हुए, ये होता है कि जैसे आपकी बॉन्ड की क्लीवेज हुई, जैसे मैं आपको एक बॉन्ड क्लीवेज आपको यहाँ पर शो कराती हूँ। देखो सपोज ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ। आपको ये तो पता है ना कि एक बॉन्ड किसके इक्वल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर किसके इलेक्ट्रॉन होता है, इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या होते हैं, सारी चीजें इंटरकन्वर्टेबल। तो हमने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया। तो अगर आप ये सारे बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो आपको देखो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि यहाँ पर लग गया डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद अगेन कार्बन, उसके बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले बॉन्ड को हमने क्या यहाँ शिफ्ट किया, तो ये बना सिंगल बॉन्ड। इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो ये कार्बन, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगी, ये स्ट्रक्चर तो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन। उसके बाद दो का ये दो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो मैंने ये लगा दिया, इसके बीच में बॉन्ड, तो ये लगा दिया। अब यहाँ अगेन 4 कार्बन, 1 2 3 4, इतनी चीज क्लियर आई। और इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो देखो ये स्ट्रक्चर बनाना, ये तो है, ये स्ट्रक्चर बना। तो ऐसे ही क्या है कि बॉन्ड क्लीवेज आपकी कौन सी पोजीशन से हो रही है, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज आप किस टाइप की पोजीशन से करा रहे हैं, आप इन दोनों को एक ही साथ तोड़ रहे हैं, इसके बेसिस पे क्या है आपको पर्टिकुलरली ब्यूटाडाइन के केस में क्या है, ये 4 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, ये 4 टाइप के प्रोडक्ट आपको, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट तो आपके बिल्कुल सेम है, बट एक सिस है एक ट्रांस है। तो हम जस्ट इतना बोल सकते हैं कि हमको 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिले जब हमने क्या किया, जब हमने क्या किया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई, किसमें, ब्यूटाडाइन में, किसकी हेल्प से, फोटोसेंसिटाइजर की हेल्प से। इतनी चीज क्लियर है। तो ये था आपका फोटोसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो आपने बस कुछ नहीं करना, कितना आसान कॉन्सेप्ट था। तो ये बनता है हमारा फोटोसेंसिटाइजेशन। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।